नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर इस समय एक ऐसा जबरदस्त जियोपॉलिटिकल खेल चल रहा है जिसने बड़े बड़े सुपर पावर्स की नींद उड़ा दी है। यूरोप की धरती पर कुछ ऐसा घट रहा है जिसने पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए हिला करके रख दिया है। वॉशिंगटन से लेकर के ओटावा तक और पेरिस से लेकर के बीजिंग तक हर देश के थिंक टैंक्स इस समय हैरान परेशान हैं। दोस्तों, फ्रांस की वादियों से एक ऐसी खबर सामने आई है जो ग्लोबल ऑर्डर के पूरे सिस्टम को ही बदल करके रख देती है। लेकिन इस महामुकाबले के पीछे का असली सच आखिर क्या है, यह जानने से पहले दोस्तों आपको कुछ सुलगते हुए सवालों का सामना करना है जो इस वक्त पूरी दुनिया के दिमाग के अंदर घूम रहे हैं। दोस्तों, आखिर ईरान और अमेरिका के बीच मचे भयंकर घमासान, वैश्विक घमासान के दौरान कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने फ्रांस के मंच पर ऐसा क्या देख लिया कि उन्हें खुलेआम भारत की ताकत का लोहा मानना पड़ा है। वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच में ऑपरेशन सिंदूर और भारी भरकम टैक्स को लेकर के चल रहे भयंकर तनातनी के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्यों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बंद कमरे में मिलने के लिए इतने ज्यादा लालायित दिख रहे हैं। दोस्तों, साल 1993 के बाद पहली बार यूरोप के एक बेहद खूबसूरत देश स्लोवाकिया में ऐसा क्या हुआ है जिसने पूरी दुनिया के सामने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वीटो पावर वाले देशों के घमंड को सीधी चुनौती दे डाली है। दोस्तों, क्या वाकई दुनिया को अपनी अंगुलियों के ऊपर नचाने वाला मुट्ठी भर अमीर देशों का ये G7 ग्रुप अब पूरी तरह से बेअसर हो चुका है और इसके पीछे भारत का कौन सा बड़ा कूटनीतिक चक्रव्यूह काम कर रहा है? तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि फ्रांस में आयोजित हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के अंदर इस बार कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी उम्मीद खुद वेस्टर्न कंट्रीज को बिल्कुल नहीं थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अपनी एक हफ्ते की ऐतिहासिक यूरोप यात्रा के आखिरी पड़ाव पर फ्रांस पहुंच चुके हैं और वहां पहुंचते ही उन्होंने सीधे ग्लोबल एजेंडे को अपने हाथ में ले लिया है। इस बार का G7 समिट कोई आम बैठक नहीं है, बल्कि ये दुनिया की नई महाशक्ति के उदय की वो गवाही है जिसे अब खुद वेस्टर्न कंट्रीज भी जुटला नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे खेल की शुरुआत होती है यूरोप के एक छोटे लेकिन बेहद रणनीतिक रूप से अहम देश स्लोवाकिया से। यहां पीएम मोदी ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने यूरोपियन यूनियन के अंदर एक नई बहस छेड़ दी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचे तो वहां का नजारा देखने लायक था। दोस्तों, पूरा शहर तिरंगे के रंगों में रंगा हुआ था और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको खुद भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत के अंदर पलक पांवड़े बिछा करके खड़े थे। आप सोच रहे होंगे कि एक छोटे से यूरोपीय देश की यात्रा से भला ज्यादा बड़ा क्या फायदा होने वाला है, तो बॉस यहीं पर असली ट्विस्ट आता है। साल 1993 में जब से स्लोवाकिया एक आजाद देश बना है, तब से लेकर के आज तक यानी कि पिछले 33 सालों के अंदर किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। पीएम मोदी ने वहां जाकर के सीधे स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको के साथ में द्विपक्षीय संबंधों को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। दोनों देशों ने मिलकर के एक ऐसा साझा बयान जारी किया है जिसने सीधे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के आकाओं के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, स्लोवाकिया ने खुलेआम और बिना किसी शर्त के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर भारत की स्थायी सदस्यता का पुरजोर समर्थन कर दिया है। स्लोवाकिया का कहना था कि आज की जो जियोपॉलिटिक्सल हकीकत है उसे नजरअंदाज करके दुनिया की कोई भी संस्था नहीं चल सकती है। भारत लंबे वक्त से डिमांड कर रहा है कि 15 मेंबर्स वाली सुरक्षा परिषद का मौजूदा ढांचा पूरी तरह से सड़ चुका है, पुराना हो चुका है और ये आज की जमीनी हकीकत को बिल्कुल नहीं दिखाता है। इस समय वहां 5 देश स्थायी तौर पर बनकर के बैठे हुए हैं: चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और अमेरिका। ये पांचों देश दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन अब भारत ने इनके इस एकाधिकार को तोड़ने का पूरा इंतजाम कर लिया है। भारत की इस जायज मांग को अब स्लोवाकिया के साथ साथ ब्राजील, जर्मनी और जापान का भी खुला सपोर्ट मिल चुका है
और दोस्तों करीब 100 से ज्यादा देश हैं जो इस बात को खुले मंच पर स्वीकार भी करते हैं। दोस्तों बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, स्लोवाकिया ने इसके साथ ही न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी कि एनएसजी के अंदर भी भारत की एंट्री का खुल करके समर्थन किया है। एनएसजी दुनिया के 48 देशों का वो सबसे बड़ा और ताकतवर न्यूक्लियर व्यापार नियंत्रण समूह है, जहां भारत की एंट्री को चाइना हमेशा से रोकता आया है। लेकिन अब यूरोप के देश खुद भारत का हाथ पकड़ करके इन ग्लोबल संभ्रांत क्लबों के अंदर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों इस यात्रा का असली मकसद सिर्फ हाथ मिलाना नहीं था, बल्कि व्यापार, हाईटेक टेक्नोलॉजी, डिफेंस और आर्थिक सहयोग को उस मुकाम पर पहुंचाना था जहां से यूरोप को भारत की अहमियत समझ में आ जाए। दोस्तों ब्रातिस्लावा में जो चक्रव्यूह रचा गया उसका असली धमाका तो अब फ्रांस के एवियन शहर के अंदर हुआ है, जहां G7 समिट का मंच सजा हुआ है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े धमाके की जिसने ओटावा से लेकर के लंदन तक सनसनी मचा दी है। दोस्तों कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने G7 के मंच से एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरी वेस्टर्न मीडिया के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। मार्क कार्नी ने खुलेआम स्वीकार किया है कि फ्रांस में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन के अंदर भारत की मौजूदगी ये साफ दिखाती है कि अब दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर्स पूरी तरह से बदल गया है। दोस्तों कनाडाई प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन के अंदर बातचीत करते हुए साफ साफ कहा कि ये अमीर देशों का समूह अब अकेले इंटरनेशनल मामलों पर अपनी दादागिरी चलाने का दावा बिल्कुल नहीं कर सकता है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि G7 अगर कभी गुजरे जमाने में दुनिया को चलाता भी था तो अब वो ना तो दुनिया को चलाता है और ना ही ऐसा होने का दिखावा कर भी सकता है। दोस्तों जरा सोचिए, जो कनाडा कुछ वक्त पहले तक भारत के खिलाफ कड़े तेवर दिखाने की कोशिश करता था, आज उसी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को ग्लोबल मंच पर खड़े होकर के भारत का दम मानना पड़ रहा है। कार्नी ने माना है कि भारत जैसे वैश्विक दिग्गजों को शामिल किए बिना दुनिया की बड़ी चुनौतियों जैसी आर्थिक स्थिरता और एनर्जी सिक्योरिटी, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस से नहीं निपटा जा सकता है। दोस्तों इस बार फ्रांस के एवियन में जो 52वां G7 शिखर समिट हो रहा है उसमें सिर्फ पारंपरिक सदस्य देश ही शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि भारत के साथ साथ ब्राजील, मिस्र, केनिया और कई खाड़ी देश भी शामिल हो रहे हैं। ये इस बात का सीधा सबूत है कि अब दुनिया का फैसला सिर्फ वॉशिंगटन या पेरिस में बैठ करके नहीं होगा, बल्कि उसमें भारत की आवाज सबसे बुलंद रहने वाली है। लेकिन दोस्तों कहानी में सस्पेंस यही खत्म नहीं होता, असली रोमांस तो आगे है बॉस। लेकिन दोस्तों कहानी में सस्पेंस यही खत्म नहीं होता, असली रोमांस तो भारत और अमेरिका के बीच चल रहे उस शह और मात के खेल में है जो बैक स्टेज खेला जा रहा है। एक तरफ जहां पूरा G7 ग्रुप भारत का स्वागत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और भारत के रिश्तों के अंदर इस समय एक अजीब सी कड़वाहट और तनातनी बनी हुई है। दोस्तों हाल ही के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर अमेरिकी नौसेना द्वारा निशाना बनाए गए कमर्शियल जहाजों के ऊपर भारतीय नाविकों की दुखद मौत को लेकर के दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच में माहौल बेहद गर्म है। इसके ऊपर से ऑपरेशन सिंदूर और न्यू दिल्ली पर भारी भरकम आर्थिक टैरिफ लगाने के अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने आग के अंदर घी का काम किया है। इन दोनों देशों के बीच में संबंधों में आई इस खटास के बाद से दोनों नेताओं के बीच में आमने सामने कोई बातचीत नहीं हुई। दोस्तों यही कारण है कि पूरी दुनिया की नजरें अब 17 जून 2026 पर टिकी हुई हैं, जब फ्रांस के एवियन शहर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक बेहद गोपनीय और खास द्विपक्षीय बैठक होने जा रही है। व्हाइट हाउस ने भी इस मीटिंग पर अपनी मोहर लगा दी है। दोस्तों अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के एक बेहद सीनियर अधिकारी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ में अटके पड़े इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बेहद उत्सुक हैं। ट्रंप जानते हैं कि वो भारत को डरा करके या उस पर दबाव बना करके अपना काम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आज का सशक्त भारत है जो अपनी शर्तों पर व्यापार करता है। दोस्तों दोनों नेताओं के बीच होने वाली इस मीटिंग के एजेंडे के अंदर उस अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क का रिव्यू करना है जिस पर लंबे वक्त से पेंच फंसा हुआ है। इस बार फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर समिट की थीम रखी गई है नई
पार्टनरशिप बनाना और इंटरनेशनल एकजुटता को फिर से मजबूत करना। इस समिट में दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज नेता जुटे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, इटली की फायरब्रांड प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, जापान की नई प्रधानमंत्री सनाया तकाइची, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टाइमर और जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज इस समय एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन का प्रतिनिधित्व भी वहां पर सबसे बड़े अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो असली आकर्षण का केंद्र है वो है भारत और भारत के प्रधानमंत्री। भारत को इस समिट में बतौर पार्टनर देश 13वीं बार आमंत्रित किया गया है और पीएम मोदी खुद लगातार 7वीं बार इस मंच पर भारत की कूटनीति का परचम लहरा रहे हैं। दोस्तों, इस समिट के वर्किंग सेशन में पीएम मोदी न केवल ग्लोबल आर्थिक चुनौतियों के ऊपर बात करने वाले हैं, बल्कि वो वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के प्रतिनिधियों के साथ में मिलकर के ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देशों की आवाज को भी बुलंद करेंगे। इसके साथ ही इस बार के एजेंडे के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का गवर्नेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर के उभरा है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने खुद चेतावनी दी है कि एआई टेक्नोलॉजी का सेक्टर इस समय बिना किसी नियम कानून के बेलगाम दौड़ रहा है। इस पर लगाम लगाने के लिए आम सुरक्षा उपायों और वैश्विक मानकों की सख्त जरूरत है। और दोस्तों, भारत इस मामले में अपनी बेहतरीन आईटी और टेक कैपेबिलिटीज के दम पर दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी का शेड्यूल काफी टाइट है। वो एक के बाद एक कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ में बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टाइमर और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ भी बेहद अहम द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। इन बैठकों के अंदर ट्रेड, तकनीक और सुरक्षा के मोर्चे पर कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। इसके अलावा दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी के सम्मान में एक बेहद खास और प्राइवेट डिनर का भी आयोजन किया है, जहां दुनिया के दो बड़े नेताओं के बीच में कई ग्लोबल मिस्ट्रीज और रणनीतिक मुद्दों के ऊपर अनौपचारिक बातचीत होनी तय मानी जा रही है। दोस्तों, सोचिए, एक तरफ जहां दुनिया के कई हिस्सों के अंदर भयंकर सैन्य तनातनी, आर्थिक मंदी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ भारत एक ऐसे मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा है जिसके बिना दुनिया की कोई भी महाशक्ति अपना भविष्य तय नहीं कर सकती है। चाहे वो स्लोवाकिया जैसा देश हो जो भारत के लिए अपनी नीतियों को बदल रहा है, या फिर कनाडा और अमेरिका जैसे सुपर पावर्स हों जो भारत के बढ़ते कद के आगे झुकने पर मजबूर हो रहे हैं। दोस्तों, ये भारत की उस कूटनीतिक जीत का नतीजा है जो बिना किसी का पक्ष लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत का जिस लेवल पर G7 के अंदर आगमन हुआ है और उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।